नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। शाम के 4 बजने को है, यानी कि वक्त है अर्ली प्राइम टाइम के सबसे सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर का। और आज 4 का फायर में आपको दिखाएंगे दिल्ली में धर्मांतरण का हैरत अंगेज कहानी, रैन बसेरों में किसने संदीप को अब्बास बना दिया, सूरज को शाकिर बना दिया, रैन बसेरे के मदरसा कनेक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी भी आगे होगी आपके सामने। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश से मुंबई तक धर्मांतरण का कैसे मकड़ जाल फैला है, पूरी कहानी एक एक कर आगे जानेंगे। नमस्कार, 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली मुंबई की हर एक बड़ी खबर, लेकिन आपके शहर में क्या कुछ खास हुआ, गुजरात महाराष्ट्र में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान कितना खतरनाक साबित हो रहा है, केजरीवाल के अनपढ़ राजा वाले बयान पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, आगे हर एक खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। इजराइल में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं और विवादित कानून प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, इजरायली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बीते 23 हफ्तों से जारी है, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हाथों में झंडे लिए लोग इजराइल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से इजराइल के तेल अवीव से सामने आई, जहां राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन नहीं थम रहा है। दरअसल लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति नेतन्याहू इजराइल के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कानून को लेकर आने वाले हैं जो इजराइल के सांसदों और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार देगा। बता दें कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और उनके इस विवादित कानून प्रस्ताव के खिलाफ बीते 23 हफ्तों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबर क्यूबा से, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ आई, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं और नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। सर पर जरूरी सामान रखकर लोग अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर पूरी खबर क्या है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और सड़कें भी जलमग्न हैं। तस्वीरें क्यूबा से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर निकले तो निकले कैसे। बाढ़ की वजह से एक शख्स के मौत की जानकारी भी सामने आई तस्वीरों में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। क्यूबा में अब तक 1000 लोग बाढ़ से जान बचाने के लिए अपने घर बार को छोड़ चुके हैं। लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बस और ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे इलाके की रफ्तार पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि स्थानीय दमकल विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आने वाले 12 घंटों में बेहद खतरनाक हो सकता है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात के समुद्री तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर की लहरें दहाड़ मार रही हैं। किनारे से टकराकर पानी की लपटें आसमान छू रही हैं। मुंबई हो या गुजरात, बिपरजॉय चक्रवात के चलते समंदर में हलचल तेज हो गई है। हवा का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। खामोश समंदर अपने रौद्र अवतार में है। इस बीच मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक अगले 12 घंटे चक्रवात के लिए बेहद गंभीर है। बिपरजॉय के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई गई है। राहत देने वाली बात यह है, बिपरजॉय चक्रवात के गुजरात तट से टकराने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात के पोरबंदर तट से 200 से 300 किलोमीटर दूर से गुजरने का अनुमान लगाया गया है। बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए गुजरात के द्वारका में अलर्ट जारी कर तट पर 15 जून तक आवाजाही बंद कर दी गई है।
साइक्लोन की गंभीरता को देखते हुए वडोदरा में एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन की 2 टीमों को जरोद से रवाना किया गया है। ताइवान और चीन के बीच में तनातनी बीते कई हफ्तों से जारी है। दोनों देशों की सेना किसी न किसी तरह से अपना दमखम दुनिया को दिखाती हुई नजर आ रही है। और अब ताजा तस्वीरें भी ताइवान से सामने आ रही है, जहां ताइवान के कोस्ट गार्ड ने एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। हरे रंग की जैकेट पहने हुए कुछ लोग एक शख्स से मारपीट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हथियारबंद सैनिक एक जहाज में दाखिल हो रहे हैं, तो कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर की मदद से सीधे जहाज पर उतर रहे हैं। यह तस्वीर किसी सैन्य ऑपरेशन की नहीं, बल्कि ताइवानीज कोस्ट गार्ड के सैन्य ड्रिल से सामने आई, जहां ताइवान के कोस्ट गार्ड ने नेशनल ओशन डे पर अपना दमखम दिखाया और एक बंधक बनाए गए जहाज पर किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, इसकी झलक दिखाई। बता दें कि ताइवान की ये मिलिट्री ड्रिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके और चीन में बीते कई दिनों से तनातनी देखने को मिल रही है। समंदर में अक्सर चीन और ताइवान सेना के जहाज सामने आ जाते हैं। अगर आपको समुद्री लुटेरों की कहानियां बस कहानियां लगती हैं, तो अब आपको पूरी तरह से जो गलतफहमी है वो दूर करेंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि इटली के पास समुद्री लुटेरों ने तुर्की के जहाज को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। या तुर्की से फ्रांस जा रहा एक कार्गो जहाज, जिसकी कहानी जो है लोगों के सामने आई। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट। तस्वीरों में हथियारबंद सैनिक नजर आ रहे हैं जो एक एक करके एक दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर में भी ये सभी सैनिक हैं जो धीरे धीरे एक जहाज पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें इटली फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जहां तुर्की के कार्गो जहाज से 22 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कार्गो जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते जहाज के कप्तान ने इटली कोस्ट गार्ड को अंडर अटैक होने का अलर्ट भेज दिया। कुछ ही देर में इटली कोस्ट गार्ड ने कार्गो जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। जबकि सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज पर एंट्री ली और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के खिलाफ राजधानी ढाका में जमकर प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों लोगों की भीड़ बारिश तक में सरकार के खिलाफ सड़कों पर डटी रही। हाथों में बैनर पोस्टर्स लहराते रहे और तालियां बजाते इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग जोर शोर से सामने रखी। आखिर इनकी मांग क्या है, जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी 1 मिनट की खास रिपोर्ट। हाथों में पोस्टर और ताली बजाते सैकड़ों लोगों की भीड़ आगे बढ़ रही है, लेकिन अचानक बारिश होने लगती है। बावजूद इसके लोगों की भीड़ टस से मस नहीं होती। कोई छाते खोलकर खड़ा है तो कोई बिना छाते ही डटा हुआ है। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई, जहां जमात शिविर के समर्थकों ने आवामी लीग सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सामने आई तस्वीरों में आपको बांग्लादेश सुरक्षा बलों के जवान भी नजर आएंगे, जो इस प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उनकी पार्टी के जेल में कैद सदस्यों को रिहा किया जाए। और चलिए अब बात अगली खबर की। सैन्य परेड के दौरान जब ब्रिटेन की सेना प्रिंस विलियम को सलामी दे रही थी, तभी एक सैनिक अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन बावजूद इसके ब्रिटिश फौज की बैंड टुकड़ी ने अनुशासन का परिचय देते हुए प्रिंस विलियम्स को गाजे बाजे के साथ सलामी दी। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। सैन्य परेड के दौरान जब ब्रिटेन की सेना प्रिंस विलियम को सलामी दे रही थी, तभी एक सैनिक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। होश संभालते हुए खड़ा भी हुआ, लेकिन उसके पांव दोबारा से लड़खड़ाने लगे। हालांकि घटना के तुरंत बाद परेड ग्राउंड में मौजूद मेडिकल टीम मौके पर पहुंच जाती है। हीट वेव की वजह से बेहोश हुए जवान को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल लेकर जाती है।
बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच हुए इस परेड में कम से कम 3 जवान हीट वेव के शिकार हुए और बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। अब जरा सैनिकों के पहनावे पर गौर कीजिए। प्रिंस विलियम को सलामी देने पहुंचे सैनिकों ने ऊनी पोशाक और भालू की खाल से बनी टोपियां पहन रखी थी। ब्रिटिश फौज का ये पारंपरिक पोशाक बेहद गर्म होता है। दरअसल लंदन इन दिनों चिलचिलाती धूप और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना कर रहा है। यही वजह है कि परेड के दौरान भीषण गर्मी की वजह से जवानों की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। और कंस्ट्रक्शन के काम का जायजा लिया। रिफाइनरी के काम में लगे अधिकारियों और श्रमिकों से उन्होंने बातचीत भी की और इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बायो रिफाइनरी ओडिशा समेत पूरे देश में हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने में कामयाब होगी। धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार बरगढ़ बायो रिफाइनरी का काम बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है और जल्द ही इसके चालू होने की भी उम्मीद नजर आती है। ये तस्वीर ओडिशा के बरगढ़ की आप देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे। और अमित शाह इस दौरान तमिलनाडु के वेलोर में है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की खूबियां तो गिना रहे हैं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी इस दौरान उन्होंने गिनाई। हमने नई संसद में सेंगोल स्थापित किया, ये कहना है अमित शाह का। आपको बता दें 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनाने का आश्वासन दिया और दावा किया अमित शाह ने। आज तमिलनाडु के वेलोर में उन्होंने एक जनसभा की। कल वो चेन्नई में मौजूद थे और 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की 9 उपलब्धियां उन्होंने जनता के बीच रखी। देखिए, मिशन दक्षिण में बीजेपी जुटी हुई है। कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद वो तमिलनाडु गए चेन्नई से होते हुए। इस वक्त उन्होंने आज मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने एक सार्वजनिक रूप से मुझे सवाल पूछा कि 9 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के लिए क्या किया, वो बताइए। स्टालिन जी, मैं 9 साल का हिसाब देने आया हूं, आप जरा कान खोलकर सुन लो और हिम्मत है तो कल इसका जवाब देना। 2004 से 14 आप यूपीए में हिस्सेदार थे, आपके मंत्री थे। तब डिवोल्यूशन फंड 10 साल में तमिलनाडु को 95,000 मिला था, 95,000 करोड़ मिला था। नरेंद्र मोदी जी ने आपके 10 साल में 95,000 करोड़, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। और दिल्ली के रैन बसेरों से धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जी हां, रैन बसेरों में हुए धर्मांतरण का दावा करते हुए बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। सेंट्रल दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक रैन बसेरे में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में रैन बसेरे के केयरटेकर ने मोहम्मद कलीम नाम के शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद कलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सामने आया है कि रैन बसेरे के 3 केयरटेकर पर कलीम दबाव बना रहा था। केयरटेकर विकी शर्मा, संदीप सागर और सुजीत कुमार इससे पीड़ित थे। ये भी आरोप है कि वो इलाके के कुछ और लोगों पर भी दबाव बना रहा था। संदीप सागर ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कलीम पर आरोप है कि वो केयरटेकर को इस्लाम धर्म अपनाने पर शादी कराने, 1 लाख रुपए देने और सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दे रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने संजीव कुमार नाम के शख्स का धर्मांतरण कराकर उसे अब्बास बना दिया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। आखिर इसके पीछे कौन है? ये रैन बसेरे तो दिल्ली सरकार के है ना। दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है? देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह धर्मांतरण कराने का मामला हैरान करने वाला है। खबर अमेरिका की है, जहां पर सैन फ्रांसिस्को और कैंसस सिटी में भीषण गोलीबारी हुई है। फायरिंग की इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कैसे अमेरिका में जो गन कल्चर है वो मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें अमेरिका के अलग अलग राज्यों से, शहरों से सामने आ रही हैं। तो आपको ये भी बताएंगे कि फायरिंग की घटनाओं को रोकने में यहाँ बाइडेन प्रशासन आखिर असहाय क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए।
अमेरिका में गन फायर की घटना थम नहीं रही है। फायरिंग की ताजा वारदात अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को और कैंसस सिटी से है। सैन फ्रांसिस्को में भीषण गोलीबारी की घटना में 9 लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स पार्टी हॉल के अंदर पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद शहर में कोहराम मच गया। उधर अमेरिका के कैंसस सिटी में गन फायर की वारदात हुई, जहां गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों जगहों पर हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर लालू का पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है। लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ बिहार में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव मथुरा में हैं, जहां वो अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर बरसाने के मंदिर में केक काटने के लिए पहुंचे। पिता की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को बर्थडे विश भी किया था। सुनिए सर। ठीक ना।